हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, जो कि सेकंड क्वेश्चन पेपर है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये 2016 का प्रश्न पत्र है। इसका जो पूर्णांक है 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखने वाले हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पटेल एक्ट किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से, चौथा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। देखिए, जो पटेल एक्ट है ये प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित है। वो पटेल एक्ट, यहाँ पर आप इसे ये ध्यान में रखेंगे कि यह सरदार पटेल यानी जो भारत के राजनीतिक एकीकरण से जुड़े थे उनसे यह संबंधित एक्ट है। और सरदार पटेल के बारे में आप एक चीज़ और भी फैक्ट्स जान सकते हैं कि इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए मिलकर के एकीकरण के लिए कार्य किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या, देखिए यह एनसीएफ के अनुसार है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। और इसका ये सिद्धांत बताता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है और बच्चों की जो पढ़ाई है रटंत पद्धति से मुक्त करना है, और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना होता है। ये होती है एनसीएफ। एनसीएफ के अकॉर्डिंग इसका ये सिद्धांत है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। नेक्स्ट है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। देखिए, यह गोखले विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था और यह 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य इन्होंने किया। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने रखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है शिक्षा आयोग 1964 और 1966 के अध्यक्ष कौन थे। शिक्षा आयोग यह भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग, जो कि 1964 और 66 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही शिक्षा आयोग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित कब की गई थी। देखिए, नवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 में नवी पंचवर्षीय योजना ये चली थी। तो उस टाइम ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान यह जुलाई में सन 2002 ईस्वी में चलाई गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की घोषणा कब की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी स्थापना 5 मई 1988 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है। देखिए, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है यह बच्चों के जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको दी जाती है, उनसे ही संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन किया गया था वर्ष 1992 में। बच्चों पर एकेडमिक बोझ को कम करने के लिए की गई थी, यानी ये एकेडमिक जो बच्चों के लिए बोझिल बना दिया गया है उसको कम करने को लेकर के यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। अगला है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। यह कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर, एस.के. सिन्हा। भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है और बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और एस.के. सिन्हा बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, जबकि बीजी खेर यह बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बीजी खेर। अगला है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। देखिए पोषाहार वितरण होता क्या है? यह योजना बच्चों को स्कूल में पोषित आहार को वितरण करना है। इसका उद्देश्य है कि कुपोषण की समस्या को दूर भगाना, यानी जो कुपोषण की समस्या है वह दूर रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में कि बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना है, शिक्षा में अपव्यय अवरोधन को कम करना है और पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य है कि कुपोषण की समस्या को अब दूर नहीं करना है। सॉरी ये क्वेश्चन जो है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। देखिए मैं भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई कि इसमें लिखा है नहीं है, तो नहीं शब्द को ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना यह उद्देश्य नहीं है। अगला है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कब किया गया था? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में स्थान दिया गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को कर चुके हैं। अगला है कि कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। इसका उद्देश्य है कि मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना है। किसे योग्य बनाना है? मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के लिए। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना है और न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? आंसर है, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर कई दूरगामी प्रभाव पड़ा है। पहला है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। सेकेंड है कि मैकाले के विवरण पत्र से, जो मैकाले था उनका विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला है पॉइंट कि अंग्रेजी शिक्षा ने
भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम न छिड़ता। अतः मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। उसकी सिफारिशें को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े। इसलिए मैकाले को कटु आलोचना भी की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये सब जो जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, ये सभी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये 2016 के पेपर में आया है, तो हो सकता है कि 2024-25 के पेपर में भी आ जाए। तो इसलिए आप इसे सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें ध्यान से। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में बात कर लेते हैं चार्ल्स वुड की सिफारिश या सुझाव। इसका पॉइंट्स है कि घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है और विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। प्रत्येक जिले में जो भी स्कूल है, स्कूल की स्थापना की जाए और प्रतिभाशाली छात्र और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, जिसको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, अपव्यय व अवरोधन का अर्थ होता क्या है, इसे समझते हैं। अपव्यय प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं। अर्थात बीच में कोई स्टूडेंट यदि विद्यालय छोड़ देता है तो उसके जो पैसे हैं नष्ट हो जाते हैं, यानी उसके जो पैसे हैं, फी है, अपव्यय हो जाएगा। ठीक है। और उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाएगी। इसे ही बोलते हैं अपव्यय। अवरोधन की बात करते हैं। इसका तात्पर्य है कि रुकावट। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है। यह हर्टोग समिति ने शिक्षा में अपव्यय अवरोधन पर सुझाव दिया था। इसमें हर्टोग समिति को इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट, इसका फुल फॉर्म आता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है 21। SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है। SOPT, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर। ओके। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना का SOPT क्या है, SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया था और यह NCERT के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, इसको संक्षेप में लिखना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो SOPT का फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। ओके। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। 22। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य हैं शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी और दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना इनका कार्य है। अगला है बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
अर्थात डाइट की स्थापना करना, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना, ये सभी प्रमुख कार्य है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालय उन्मुखी, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्यालय और उन्मुख कार्यक्रम। तो विद्यालय और उन्मुख यानी विद्यालय की तरह हमें उन्मुख करना, उन आगे की ओर बढ़ना, इसका यह कार्यक्रम है। अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो जाएं और वो विद्यालय में पढ़ाई के लिए अवश्य रूप से जाएं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है। पहला है रोचक मनोरंजक कहानी, गीत, उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतें एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। अगला नहीं है क्वेश्चन नंबर, अब 25 की तरफ चलते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर्व शिक्षा अभियान, SSA भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, सर्व शिक्षा अभियान। इसका उद्देश्य है पहला कि सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय में सभी बच्चों का प्रवेश कराना है और सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। अगला है सन 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर ले। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है और 2010 तक विद्यालय में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। ये है SSA, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। यह भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है और उसके जरिए बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जा सके, बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, ये इनका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? विद्यालय की नियमित रूप से मॉनिटरिंग यह जनपद स्तर पे डायट यानी डिस्ट्रिक्ट डायट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। डाइट संस्थान, ये जो डाइट संस्थान है इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं पिछड़ी बालकों से संबंधित जो समस्याओं पर परामर्श है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है उनके उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है, शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था के लिए भी मार्गदर्शन देना है और विभिन्न शाखाओं के कार्यों में भी सहयोग प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? ये बात कर लेते हैं कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं, वो कौन सी हैं? देखिए, पहली बात कर लेते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इसे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में प्राप्त होती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, ये जो शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चे जो होते हैं 18 साल तक की उम्र तक बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कई कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे राजनीतिक कठिनाई, शासन की कमज़ोर नीति, प्राइमरी स्कूलों में प्रबंधन की अभाव, शिक्षकों का अभाव, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये सभी कठिनाई निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में पाई जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। देखिए ये है क्या रणनीतियाँ, कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियाँ हैं कि विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल देना है और बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना है, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना है, अध्यापक दक्षता में वृद्धि लाना है, सामुदायिक सहायता एवं समानता पर बल देना है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके जो 3 विशेषताएं हैं, सॉरी संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पे पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। अगला है संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्य उन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करना है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों में मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए अलग रखी जाए और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जाए, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय में 38 खंड है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है यह 2009 पारित किया गया, लेकिन यह लागू कब हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई थी। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण के द्वारा चिन्हित किया गया, फिर उन्हें परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है और प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 और 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय किया गया था। इसमें यह भी प्रयास किया गया था कि बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्त से क्रियान्वयन किया जाए और कालांतर में यह भी तय किया गया कि अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। ठीक है, NCLP यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की बात कर रहा है, ये संचालित किया जाए और उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय हो जिसमें बच्चों की पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि न्यूनतम अधिगम स्तर, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं एवं सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है। पहला है अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, इन सभी के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्ता के लिए प्राप्त सहायक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। देखिए यशपाल कमेटी यह 1992 में ही इन्होंने अपनी इस सिद्धांत को दिया था कि शिक्षा बिना बोझ के। इस संदर्भ में यशपाल कहते हैं, उनका सुझाव ये है कि पब्लिक स्कूल के जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किग्रा का हो, यानी जो स्कूली बच्चे का जो बैग है वो सिर्फ 4 किलो का ही हो
और हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चे को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं। तो ये ना हो, उन्हें बच्चों को समझाने के साथ-साथ, पढ़ाई के साथ-साथ समझाया भी जाए और हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोध हो, बल्कि सीखने की भी बोझ हो। यानी बल्कि सीखने का भी बोझ भी है, जिसका असर बच्चे पर सीधा पड़ता है। तो इन सब का ध्यान देना है और बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्था में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। तो इन सभी का ध्यान रखना है कि शिक्षा बिना बोझ की यशपाल समिति ने इन्होंने ही सुझाव दिया था। अगला है, केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन जो कि 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था और गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट पर रखा। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का सिर्फ मानसिक शिक्षण देना नहीं है, वरन इसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करना है और उन्हें मानसिक स्तर पर पहुंचाना है। साथ ही मानव की हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की गई। वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित चार्टर एक्ट भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया और मैकाले का विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार भी खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए ही सुलभ हो गया। अगला है, निस्यंदन का सिद्धांत क्या है। भारत में शिक्षा विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि जनता का शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को शिक्षित किया जाए। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही तेजी से उभर के आ रही थी। तो व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहता था। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका यह विचार था कि सिर्फ उच्च वर्ग का ही निर्माण किया जाए, यानी उच्च वर्ग को ही शिक्षा पाने का अधिकार है। उसके बाद उन्होंने यह 1837 में लिखा कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि ऐसे वर्ग का निर्माण करें जो देशवासियों में उच्च शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वह उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्रदान करना चाहता था और उसने यह सिद्धांत दिया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्ति को दी जाए और वह स्वतः ही क्षण करके निम्न वर्ग तक वो शिक्षा पहुंच जाएगी। इसे ही अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1837 में इन्होंने बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए दिए गए सुझाव लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए सुझाव दिए गए हैं। क्या है वो? इस प्रकार है कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को सार्वभौमिक स्थायित्व प्रदान करना और शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पे जोर देना है। बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव है। यानी इस पॉइंट को आप वर्तमान की शिक्षा से जोड़ करके लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं आपके अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या इस प्रकार है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, ये महंगी हो गई है। अगला है, स्नेह रहित शिक्षक हैं, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम हो गए हैं, उद्देश्य की अस्पष्टता, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि यह विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है।
इससे जीवन में बाद में कम उपलब्धि या ड्रॉप आउट जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के सभी स्कूल अपने अपने सभी देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सीखते। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसका देश सुरक्षित रहेगा। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 का है। इसका सिद्धांत ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए। पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की परिवेश विशिष्टता अनुभव को मान्यता है। परिवेशीय विशिष्टता अनुभव की मान्यता है। बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में है। क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन मूल्यांकन की दक्षता की पहचान करना और तथ्य सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभवों के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो। इन सभी बातों का ध्यान रखना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के लिए। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, एंड थैंक यू सो मच।